कथा के अनुसार द्रौपदी के छठे घर में बृहस्पति था, इसलिए उसे चीरहरण के घोर मानसिक संताप से निकलना पड़ा था। छठे घर का गुरु मानसिक संताप तो देता है, पर जब भंवर में फंसी बेड़ी डूबने लगती है तो किसी दूर बैठे कृष्ण के हाथ चप्पू बनकर उसकी कश्ती को भंवर से ही निकाल देते हैं। घर का गुरु मामू और मौसियों के लिए अशुभ फल देता है। टेवे वाले की जिंदगी में माँ पक्ष की ओर से इन दोनों रिश्तों का सुख नहीं आता। कई बार तो मामा या मौसी होते ही नहीं, अगर हो भी तो उनकी अपनी जिंदगी में सेहत, औलाद या गृहस्थी सुख की ओर से कोई बहुत बड़ी कमी रह जाती है। शायद इसका कारण यह है कि काल पुरुष कुंडली में छठा घर बुध का है और गुरु अपने दुश्मन बुध के घर से जुड़े रिश्तेदारों के लिए शुभ नहीं करता। प्राचीन ज्योतिषी नारायण भट्ट के अनुसार गुरु के इस घर में होने से मामा की जिंदगी में सुख की कमी रहती है, पर मेरे ख्याल के अनुसार ये फल संपूर्ण ननिहाल परिवार पर लागू होता है। इस घर का गुरु इंसान को जिस्मानी पहलू से भी कुछ कमजोर रखता है। यह कमजोरी पाचन शक्ति के ऊपर विशेष प्रभाव डालती है। जिगर का बढ़ना, गुर्दे का कमजोर होना, शुगर की शिकायत हो जाना, इस घर के निम्न बृहस्पति की आम बीमारियां हैं। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ हिला जातक के अनुसार 24वें बरस में बीमार हो जाने की संभावना होती है। ये अलामत मेरे देखने में भी आई है। प्राचीन ज्योतिष के पितामह पराशर ऋषि के मुताबिक छठे घर का गुरु नाक संबंधी रोग पैदा करता है। मेरे अपने अनुभव मुताबिक यह गुरु उस हालत में नाक संबंधी रोग पैदा कर सकता है जब उस कुंडली में बुध भी बहुत कमजोर हो। नाक के ऊपर सिर्फ गुरु का नहीं, बुध का भी अधिकार है। मैंने पूछा, आर्थिक और रूहानी पहलू की ओर से छठे घर के गुरु का क्या प्रभाव होता है? तो पंडित जी कहने लगे, पहले आर्थिक पहलू सामने रखता हूँ। छठे घर का गुरु इंसान को आर्थिक तंगी नहीं देता। यह गुरु इंसान को आराम तलब बना देता है, क्योंकि हर चीज बिना मांगे मिल जाती है। इसलिए किसी हद तक यह गुरु इंसान को आलसी बना देता है। ये शायद होना ही होता है, क्योंकि ऐसे इंसान को जिंदगी के संघर्षों में से कभी नहीं गुजरना पड़ता। कुछ विद्वानों का ख्याल है कि धन दौलत का कारक गुरु इस घर में आकर कमजोर हो जाता है और आर्थिक पक्ष से शुभ फल नहीं दे सकता। यहाँ शायद यह राय रखने वाले विद्वान इस नुक्ते की ओर से खास ध्यान नहीं देते कि छठे घर का गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से कर्म स्थान को देख रहा है और उसकी 9वीं दृष्टि धन स्थान पर है, दूसरे घर पर। ऐसी हालत में पैसे की तंगी पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने पूछा, पंडित जी, आपने दृष्टियों की बात की है तो ख्याल आया कि छठे घर के गुरु की सीधी 7वीं दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही होती है, क्या वो खर्च के पहलू से फिजूल खर्च नहीं हो जाएगा? पंडित जी कहने लगे, ये बात ठीक है, 12वें घर पर दृष्टि होने से वो इंसान कुछ ऐबी हो जाएगा, शराब जुए जैसी अलामतें भी पालने वाला और पैसा गंवाने वाला। मुझे हंसी आ गई। कहा, पर ये बातें बृहस्पति महाराज को जचती नहीं, आखिर वो देवताओं का गुरु है, अपने नाम की लाज तो उसे रखनी चाहिए। पंडित जी भी हंस दिए, कहने लगे, अपने नाम की लाज भी रखेगा, पर गहराई के पक्ष से नहीं, दिखावे की ओर से। बात यह है कि बृहस्पति छठे घर में आकर पाताल के घर में दुनियादारी की ताबियां हो जाता है। ये दुनियादारी उसके कुछ भी करवा लेती है। एक दिलचस्प बात देखने में आती है कि इस घर का गुरु इंसान को काफी हद तक वहमी बना देता है। इसका कारण यह है कि यहाँ गुरु का आंतरिक ज्ञान बुद्ध की चालों में आकर गहराई की जिंदगी को समझने की शक्ति को मध्यम कर देता है। उसकी पहचान धुंधली हो जाती है और इसलिए इस घर के गुरु की रुचि नसीहतें देने की ओर हो जाती है। ऐसी नसीहतें जरूरी नहीं कि दूसरे का कोई मार्गदर्शन करे, ऐसी नसीहतें राह जाती होती हैं। हाय अल्लाह, फिर तो लगता है कि लोगों को फतवे देने वालों का कोई कसूर नहीं, उनके छठे घर में बैठा बृहस्पति उनसे ये करवाता होगा। मैंने कहा, जो पंडित जी कहने लगे, शुभ गुरु का कर्म होता है दूसरों को रास्ता दिखाना। लग्न में बैठा बृहस्पति यही करता है। दूसरे घर का गुरु भी धर्म गुरु होता है, पर छठे घर में आकर उसकी खसलत बदल जाती है। यहाँ तक कि डॉक्टरों वकीलों की कुंडली में अगर यह छठे घर का गुरु हो तो उनको कभी यश नहीं मिलता। वह भी गुरु की तरह दुनियादारी के छोटे छोटे झंझटों में पड़ जाते हैं। उनकी नजर दूसरों की जेबों पर इस कदर रहती है कि अपने काम का धर्म भूल जाते हैं, इसलिए यश नहीं मिलता। मैंने पूछा, इस शत्रु घर में आकर गुरु किस तरह के दुश्मन पैदा करता है? पंडित जी कहने लगे, पहली तो बात यह है कि यहाँ गुरु के होने से दुश्मन पैदा ही नहीं होते, होते हैं तो बहुत कम।
वो भी कमीने दुश्मन नहीं, पीठ में छुरा मारने वाले नहीं। वे कुछ ऐसे स्वाभिमानी होते हैं कि छोटी बातों पर नहीं उतरते, तो उनकी शान के मुताबिक ना हो। मैंने कहा, दुश्मन की कमीनगी से तंग आए लोग अक्सर दुआ करते हैं कि ईश्वर दुश्मन भी देना तो सयाना देना। सो लगता है इस छठे घर का गुरु उनकी मुराद पूरी कर देता है। वे कहने लगे, सचमुच ये मुराद तो वो पूरी कर देता है, और यह भी ठीक है कि आर्थिक पहलू से वह इंसान का हाथ तंग नहीं होने देता, पर व्यापार में वृद्धि भी नहीं होने देता। इसका कारण यह है कि गुरु अपने स्वभाव की ओर से दरवेश है, साधु स्वभाव। पर बुद्ध के पक्के घर में आकर गुरु इस तरह जान पड़ता है जैसे किसी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होने वाले को किसी छोटी सी दुकान पर बिठा दिया जाए, और शत्रु बुद्ध की दुकान की दीवारों में से कोई दुश्मनी गिरती रहती है। ऐसी हालत में यह स्वाभाविक है कि बेचारा साधु सारा माल लगाई कीमत से भी घाटे में दे देगा। हाँ, यह बात देखने वाली है कि व्यापार की जगह अगर इंसान नौकरी वाली दिशा में पड़ जाए तो नौकरी बुरा फल नहीं देती। मैंने कहा, लगता है कि बुद्ध किसी न किसी तरह उसे अपने अधीन करना चाहता है, अपना फर्माबरदार बनाकर। शायद इसलिए अगर वह स्वतंत्र रहकर व्यापार करना चाहता है तो बुद्ध के माथे पर तेवर पड़ जाते हैं, पर अगर वह नौकरी जैसी किसी की अधीनता कबूल लेता है तो बुद्ध हंस देता है, उसे कुछ नहीं कहता। पंडित जी हंसने लग पड़े, कहने लगे, जान पड़ता है कि बुद्ध ने आपके कान में अपने भेद की बात बता दी है। यह सचमुच सही बात है। यह भी कि उनकी नौकरी कोई ऊंची नौकरी नहीं होती, साधारण सी होती है। वैसे बृहस्पति की इज्जत वहां बनी रहती है, लोग उसे गुजरते जाते नमस्कार भी कर देते हैं। और वे कुछ सोचों में उतरते हुए कहने लगे, छठा घर बुद्ध का पक्का घर है, यहाँ गुरु का बैठना ही गुरु को कमजोर कर देता है। पर इसके साथ यह देखना है कि गुरु पर बुद्ध की दृष्टि तो नहीं, अगर है तो यह बुद्ध की गुरु से साकार दुश्मनी की अलामत है। मिसाल के तौर पर अगर बुद्ध 12वें घर में हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु को देखेगा। ऐसी हालत में टेवे वाले के पिता के लिए उसकी 16 से 19 साल की उम्र के बीच में बड़ा अशुभ फल देगा। यह अशुभ फल पिता की बीमारी की सूरत में भी हो सकता है। अच्छा, 16 से 19 साल इसलिए बोला क्योंकि 16 साल जो उम्र है वो गुरु की नैसर्गिक दशा वहां से शुरू होती है, वहां पे गुरु मैच्योरिटी पे आ जाता है। उसकी 16 से 19 साल की उम्र के बीच में बड़ा अशुभ फल देगा। यह अशुभ फल पिता की बीमारी की सूरत में भी हो सकता है, या पुत्र के हाथों से पिता के धन की बर्बादी की सूरत में भी। ऐसा योग छठे गुरु के 12वें बुध परिवार में से किसी की अचानक मौत का कारण भी बन सकता है। मैंने पूछा, पंडित जी, ऐसा योग सामने रखे तो जाहिर है कि 12वें घर में बैठा बुध अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, तो छठे घर में बैठा गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। यह परिवर्तन योग है, क्या ऐसी हालत में वे दोनों अपने घर की रक्षा नहीं करेंगे? वे कहने लगे, परिवर्तन योग के ऊपर मेरा कोई गहरा विश्वास नहीं। परिवर्तन योग में सिर्फ उसी हालत में दो ग्रह अपने घरों की पूरी पूरी रक्षा करते हैं जब वे आपस में मित्र हों, शत्रु ना हो। यह शत्रु तो बामुकाबल बैठ गए, लड़ने को तत्पर। एक और बात बताऊं कि छठे घर में गुरु हो तो इंसान को कभी दान दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए, उसके लिए दान दक्षिणा जहर हो जाती है। इस जहर का सबसे ज्यादा असर उसकी आर्थिक हालत पर पड़ता है। कारण यह है कि छठा नौकरी चाकरी का स्थान है। इस घर में गुरु कोई ऊंचे स्तर का साधु ब्राह्मण या रूहानी इंसान नहीं रह जाता, उसकी जिसकी जरूरतें दुनिया वाले अपने आप ही पूरी करें और वो खाने पहनने वाली वस्तुओं का अधिकार हो सके। मैंने कहा, पंडित जी, अब इस बेचारी सी हालत में पड़े हुए गुरु का कोई उपाय बताओ। वे कहने लगे, इस दीन हालत में बैठे गुरु की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे उसके साफ सुथरे भगवे कपड़े उतारकर तन ढकने के लिए किसी नौकर चाकर के कपड़ों जैसा साधारण कपड़े डाल दिए हों। सो इस कमजोर गुरु को कुछ शक्तिशाली बनाने के लिए किसी पुजारी को कपड़े दान करने चाहिए। अगर इसी तरह गुरु संबंधी बीमारियों का असर हो या आर्थिक पक्ष से कोई परेशानी हो तो चने की कच्ची दाल 6 दिन लगातार किसी धर्म स्थान में देनी चाहिए। हो सके तो चने की दाल के साथ कुछ केसर भी दान की जाए तो शुभ फल करता है। केसर बृहस्पति की कारक वस्तु है, उसी तरह पीले रंग वाली चने की दाल बृहस्पति की चीज है। हम शुक्र भी आज ही कर लेते हैं। तो छठे घर में शुक्र क्या करेगा? शुक्र की बात सामने आई तो मैंने कहा, पंडित जी, शुक्र देवता है तो दानवों का गुरु। संजीवनी बूटी का भेद सिर्फ इसके पास था, देवताओं के गुरु के पास भी नहीं था। इसका क्या कारण है?
वे कहने लगे शुक्र उपजाऊ धरती और धरती से पैदा होने वाली वस्तुओं का कारक है। शायद यही कारण है कि धरती की उपज के भेद शुक्र के अधिकार में है। संजीवनी बूटी जैसी जिंदगी देने वाली वस्तु का भेद उसने अपने पास छुपाया हुआ था। बात शुक्र के छठे घर में होने की करनी थी। सो बात के सिरे को वहां से जोड़ते हुए पंडित जी कहने लगे, शुक्र ग्रह स्त्री का कारक है, इसलिए छठे घर में शुक्र होने से जो वैर विरोध पैदा होगा वह स्त्रियों की ओर से होगा। इसके अलावा यहाँ शुक्र जो शत्रु पैदा करेगा वे स्त्री स्वभाव के होंगे। ऐसा शत्रु टेवे वाले के साथ बड़ी गहरी ईर्ष्या रखते हैं और उसके बारे में दूसरे लोगों के पास झूठी सच्ची बातें बनाकर उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे शत्रु किसी हद तक अपनी कोशिशों में सफल भी होते हैं। मैंने हंसकर कहा, अगर ऐसी हालत में व्यक्ति शादी ही किसी दुश्मन की बेटी के साथ करे तो? एक बार आपने उपाय का राज यह भी बताया था कि मौत के खतरे के वक्त शमशान का पानी लाकर घर में कायम करना चाहिए। यानी मौत का एक अंश खुद ही अपने हाथों कबूल कर लेना चाहिए। उस हिसाब से यह भी तो उपाय हो सकता है कि दुश्मनी का एक अंश अपने ही हाथों शगुनों के साथ अपने घर में कायम कर लिया जाए तो फल शुभ हो जाएगा। पंडित जी बड़ा हंसे, कहने लगे, उपाय का तर्क तो ठीक है, पर यहाँ दो बातों को समझने की जरूरत है। पहली बात कि किसी इंसान का दुश्मन होना शुक्र के अधिकार में नहीं आता। दूसरी बात यह कि ऐसी हालत में दुश्मन की बेटी से शादी करने की संभावना प्रेम विवाह ही हो सकती है, पर शुक्र छठे घर में होने से कोई प्रेम संबंध विवाह शादी की सूरत अख्तियार नहीं करेगा। अशुभ शुक्र को घर में स्थापित करने का सिर्फ एक ही उपाय रह जाता है, वह है किसी बदसूरत या बदनाम किस्म की लड़की से शादी कर लेना। ऐसा करने से हमारी पीठ पीछे छुरा मारने वाला शुक्र घर में कायम होने की हालत में हमारी आंखों के सामने बुरा असर नहीं दे सकेगा। मैंने कहा, इससे बुरा असर और क्या पंडित जी, कि रोज अपनी आंखों द्वारा एक बदसूरती को देखना, उसे सहना और भोगना, फिर पीठ में छुरा लगे या न लगे क्या फर्क पड़ेगा, सपनों का तो कत्ल हो गया। पंडित जी कहने लगे, यह उपाय करने वाले इंसान पर निर्भर करता है। कई अच्छे घरों के लड़के घर जमाई बनने के लिए किसी इकलौती और बदशक्ल लड़की को भी कबूल कर लेते हैं। कई गरीब घरों के लड़के भी ऐसा कोई समझौता नहीं कर सकते। मेरा अपना ख्याल है कि विशेष तौर पर ऐसा उपाय करने की जरूरत नहीं। दूसरों की दुश्मनी एक वक्ती बात होती है और पति पत्नी का रिश्ता उम्र भर का। ऐसे संबंधों में यह देखा गया है कि यहाँ शुक्र एक रखेल का कारक भी है। कोई हालतों में ऐसे इंसानों की बाहरी संबंध कई सालों तक रह सकता है। शायद यही कारण है कि जो शत्रु उस इंसान की बदनामी करते हैं उनको उस इंसान के बाहरी संबंधों के बारे में बहुत जानकारी मिल जाती है। ज्योतिष के एक प्राचीन ग्रंथ चमत्कार चिंतामणि में जिक्र आता है कि इस घर का शुक्र मीठा बोलने वाले दुश्मन पैदा करता है। यह विचार सही है। इसका कारण यह है कि छठा घर बुध का स्थायी घर है। बुध एक स्त्री ग्रह होने के साथ चुस्ती और होशियारी का ग्रह भी है, जिसकी जुबान में मिठास है। शुक्र जैसे दूसरे स्त्री ग्रह का इस घर में होना स्वाभाविक ही है शत्रु पैदा करेगा, जिनकी बोली में शहद होगा और बगल में छुरी होगी। इस घर का शुक्र नौकरी करने वालों के लिए शुभ फल देता है। नौकरी आमतौर पर मध्यम स्तर की होती है, पर कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ शुक्र सिर्फ उस स्वतंत्र काम के लिए अच्छा फल देता है जिसमें अपना पैसा ना लगा हो। ऐसे इंसान तकनीकी सलाहकार हो सकते हैं। दलालों आड़तियों के लिए भी ऐसा शुक्र फल देता है। पर अगर अपना पैसा लगाकर कोई व्यापार किया जाए तो सफल होने की संभावना बहुत कम होती है। उसमें कर्ज लेने की संभावना भी बनी रहती है। अगर छठे घर में कन्या राशि हो और बुध भी कुछ कमजोर हो तो इंसान जिंदगी के अंत तक भी कर्जदार बना रह सकता है। इस घर के शुक्र के बारे में लाल किताब में जिक्र है, लल्लू करे कुवलियां रब सिंधिया पावे। इस बयान में बड़ा वजन है। इस घर के शुक्र वाला जब अपनी काबिलियत से, किसी हुनर से या मेहनत से सीखे धंधे से काम करता करता अचानक सब कुछ छोड़कर कोई राह जाता काम ले लेता है तो भी ईश्वर उसे सही कर देता है। एक इंसान कई सालों से मेरे पास अपने बारे में पूछने आता था। वो पेशे से एक सफल चार्टेड अकाउंटेंट था। उसका अपना कारोबार था। एक बार वो लगभग 1 साल बाद आया तो बहुत खुश था। कहने लगा कि अब वो आर्थिक पहलू से बहुत अच्छा है। उसने अपना काम बंद कर दिया था और केबल टीवी का काम शुरू कर दिया था। उसकी पत्नी ने, माँ बाप ने तथा नजदीकी मित्रों ने उसके इस फैसले का विरोध किया कि केबल टीवी का काम तो कोई भी साधारण पढ़ा लिखा इंसान भी कर सकता है।
पर उसकी ऊंची तालीम के सामने ये काम उसकी शान के मुताबिक नहीं। छठे घर के शुक्र ने घर के किसी की बात नहीं सुनी। कुछ महीनों में ही उसकी आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई। इसी तरह मैं एक और दोस्त के बारे में जानता हूँ, दूसरे किसी देश में रहते दोस्त के बारे में, जिसने एक बार काफी पैसा खर्च करके कॉस्मेटिक बनाने का काम शुरू किया था। 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद उसे कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी। उसे योग का कुछ ज्ञान था और एक दिन उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर बहुत निम्न स्तर पर योग आश्रम खोल लिया, जिसमें फीस लेकर योग सिखाया जाता था। लगभग 2 साल में उसकी आमदनी बहुत ज्यादा हो गई, इतनी कि उसने ऐसे योग आश्रम का सिलसिला शुरू कर दिया कई जगहों पर। मैंने कहा, पंडित जी, ये दोनों मिसालें उस बात की प्रौढ़ता करती है जब किसी की बिगड़ी भी ईश्वर सीधी कर देता है। तो इस बात को भी सामने रखती हूँ कि अपना पैसा खर्च कर जो व्यापार शुरू किया जाता है, वो छठे घर के शुक्र वाले को माफिक नहीं आता। पर दोनों इंसानों की पत्नियां किस तरह की हैं, इसका जिक्र भी थे। वे कहने लगे, दोनों की हालत इस पक्ष से बुरी है। एक की पत्नी निरी रोक-टोक है और दूसरे की निरी चिड़चिड़। छठे घर के शुक्र पर सूर्य की दृष्टि या सूर्य का स्थान पत्नी की सेहत की ओर से बहुत अशुभ फल देता है। यहाँ सिर्फ शुक्र का फल ही खराब नहीं होता, बल्कि सूर्य भी किसी हद तक कमजोर हो जाता है। सूर्य राज दरबार का कारक है और सरकार से संबंधित कार्यों का कारक। इन्हीं पहलुओं पर विशेषकर बुरा प्रभाव पड़ता है। छठे घर का शुक्र जब अपना बुरा फल देने लगता है, तो उसकी सबसे पहली अलामत यह होती है कि दाएं या बाएं हाथ का अंगूठा बिना किसी चोट जख्म के दर्द करने लगता है। ऐसी हालत में एक साधारण उपाय है कि अपनी पोशाक का खास ध्यान रखा जाए। कभी मैला कुचला कपड़ा ना पहना जाए। इसी तरह सूर्य शुक्र के संबंध से जब सरकार की ओर से किसी तरह का नुकसान होने का वक्त आता है, तो सूर्य के बुरे फल की निशानी यह होती है कि इंसान औरत मुरीद हो जाता है, वह औरत की खुशामद करने लगता है, रूहानी पहलू से भी वह कमजोर हो जाता है। मैंने कहा, पंडित जी, रूहानी पहलू से कोई शक्ति का कण हासिल करने वाला उपाय भी बता दे। वे कहने लगे, सूर्य की रूहानी शक्ति का हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि ऐसा व्यक्ति जब भी किसी विशेष काम से जाने लगे, तो घर से निकलते वक्त चीनी की चुटकी मुंह में डालकर पानी पी ले। इस साधारण से उपाय का तर्क यह है कि कमजोर हो चुके सूर्य को उसके मित्र चंद्र और मंगल का सहारा देना है। मीठा मंगल की कारक वस्तु है और पानी चंद्र की कारक वस्तु। कुछ ग्रंथों में घर के शुक्र को बांझ स्त्री या या नपुंसक मर्द कहा जाता है। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि नपुंसक ग्रह बुध के घर आया स्त्री ग्रह शुक्र किसी पुरुष ग्रह के असर से वंचित रह जाता है और औलाद के संबंध में रुकावटें पैदा करता है। पर औलाद की पैदाइश में ऐसा शुक्र उस वक्त अशुभ असर दे सकता है जब व्यक्ति का चाल चलन ठीक ना हो। ऐसी हालत में लड़के की पैदाइश में देरी हो जाती है या कुछ हालतों में भी लड़के का जन्म नहीं होता। शुक्र के इस घर में होने से अगर बुध भी कुछ खराब हो, तो पहली औलाद लड़की होगी और फिर 7 और 12 साल तक लड़का पैदा होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर मंदिर में यानी दूसरे घर में बृहस्पति हो, तो वह अपनी 5वीं दृष्टि से शुक्र को बचा लेगा। दूसरे घर में बैठा गुरु पाताल के छठे घर में बैठे शुक्र की यानी पैरों में बैठी अबला स्त्री की जरूर मदद करेगा। मेरे अपने अनुभव के अनुसार इस घर में शुक्र होने से अगर आदमी अपनी पत्नी का आदर न करे या अपने सामर्थ्य मुताबिक उसे अच्छे कपड़े और हार श्रृंगार की वस्तुएं ना लेकर दे, तो उसकी अपनी आर्थिक हालत बुरी हो जाएगी। छठे घर के शुक्र वाले के लिए यह जरूरी उपाय है कि उसकी पत्नी कभी भी नंगे पांव न चले। इसका तर्क यह है कि इस घर का शुक्र पाताल का शुक्र होता है, जमीन की तह के नीचे पड़ा हुआ। पर जब उसकी कारक स्त्री के नंगे पांव जमीन को छुएंगे, तो पाताल में पड़ा हुआ प्रभाव ऊपर जमीन पर आ जाएगा। मैंने कहा, इसका मतलब है कि दबी हुई पीड़ा जाहिर हो जाएगी। वे कहने लगे, घर के अमन चैन के पहलू से और आर्थिक पहलू से कुप्रभावों को दूर करने के लिए शुक्र के मित्र बुध का सहारा लेना पड़ेगा, जो छठे घर का वास्तविक मालिक है। इसलिए 6 दिन लगातार 6 लड़कियों को दूध मिश्री देने से बुध खुश हो जाएगा और शुक्र की सहायता करने लग पड़ेगा। पत्नी की सेहत के लिए शुक्र की अशुभता दूर करने के लिए 6 शुक्रवार सफेद पत्थर पर सफेद चंदन का तिलक लगाकर उस पत्थर को बहते पानी में बहा देना अच्छा उपाय है। बुरे शुक्र का एक और जरूरी उपाय है, अपने गुप्त अंगों को 41 दिन लगातार दूध से धोना।
यहाँ शुक्र के जलते सुलगते प्रभाव में चंद्रमा के शांत प्रभाव को मिलाने की कोशिश है। तो दैट्स ऑल। दोनों गुरुओं के बारे में हमने चर्चा कर ली कि गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्र छठे घर में क्या प्रभाव देंगे। अब इसके अगला जो वीडियो हम शूट करेंगे वो छठे घर के शनि के बारे में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।